तो फिर चलिए शुरू करते हैं। साइंस के सॉल्यूशन से संबंधित ये हमारा जो है कि दूसरा वीडियो है और यहाँ पर जो भी मतलब कि सॉल्यूशन करवाया जाएगा उसको डीप ढंग से करवाया जाएगा। अगर जो आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो ये अपने 2-4 दोस्तों के पास शेयर कीजिए, एकदम ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। और वो लाल वाला जो बटन सब्सक्राइब वाला दिख रहा है ना, उसके साथ आपको जो करना है कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर कीजिए। तो फिर देखिए आप लोगों के सामने जो है कि पहला क्वेश्चन ए रहा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, आपके पास ऑप्शन है 10 के पावर -7 जूल। तो 10 के पावर -7 जूल जो होता है वो एक अर्घ के बराबर होता है। आप लोग याद एकदम कीजिएगा कंसेप्ट को, एक अर्घ के बराबर होता है। एक अर्घ बराबर 10 के पावर -7 जूल होता है। 1.67 गुने 10 के पावर -19 जूल जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा भी पूछा जाए तो वो भी इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो माइनस में 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ कूलाम पर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव में। अगर जो बात किया जाए एक प्रोटॉन पर तो इतना ही चार्ज रहता है, लेकिन पॉजिटिव में रहता है 1.67 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर भी इतना ही रहेगा आवेश। यहाँ पर पूछा गया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर भी इतना ही होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद दिया हुआ है कि 3600 जूल। तो 3600 जूल जो होता है एक वाट घंटा बराबर होता है। एक वाट घंटा मतलब कि वाट आवर के बराबर 3600 जूल होता है। 4.18 जूल, 4.18 जूल ही एक कैलोरी के बराबर होता है। तो एक कैलोरी का ये वैल्यू दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये इसका राइट आंसर है। आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको ध्यान से देखिए कि गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो पहला ऑप्शन ध्यान से देखिए कि गैस से सीधे ठोस बोल रहा है। अगर कोई पदार्थ जो है कि गैसीय अवस्था में है और गैस से वो सीधे जो है कि ठोस में बदल जाएगा तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है संघनन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस से सीधे द्रव में बदल जाता है। ये जो है कि गैस से सीधे द्रव माध्यम में यानी कि द्रव में लिक्विड में बदल जाएगा, वो संघनन कहलाएगा। ऊर्ध्वपातन, इसको सब्लिमेशन बोलता है इंग्लिश में। तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है कि ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा। ये पूछा है गैस से सीधे ठोस में, यहाँ पर मिस्टेक नहीं खाना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कि बिहार दरोगा में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको देखिए कि गैस से सीधे ठोस बोल रहा है। अब ऊर्ध्वपातन क्या होता है, वो जो है कि ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन। ये ठोस से गैस, जैसे कपूर, नेपथलीन, आयोडीन, ये सब ऐसे चीज हैं, कार्बन, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, ये सब जो है कि सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है ऊर्ध्वपातन। लेकिन हमको बताना है कि गैस से ठोस में। तो निक्षेपण यानी डिपोजिशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो डिपोजिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है कि कोई पदार्थ गैस में रहता है, गैसीय माध्यम में वो सीधे ठोस में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निक्षेपण। एक है बाष्पन। तो बाष्पन वैसी प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें जो है कि द्रव कोई है तो वो सीधे जो है कि गैस में बदल जाएगा। इसमें जो है कि द्रव से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया बाष्पन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निक्षेपण। संघनन हम बताएं कि गैस से द्रव में, ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस में, निक्षेपण जो है कि गैस से ठोस में, ये गैस से ठोस में, ठीक। ये जो है कि बाष्पन वो द्रव से गैस में बदलने की एक प्रक्रिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ए रहा। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से कि वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। हम उस ये सब रेडियो के एक समस्थानिक है आर्सेनिक 74, फ्लोरीन 59, कोबाल्ट 60, सोडियम 24। तो हमें वैसे रेडियो समस्थानिक का पता इसमें लगाना है इस चारों ऑप्शन में, जो कि खून के थक्के, हमारे शरीर में जब खून के थक्के बन जाते हैं
तो उसको किस ढंग से मतलब कि हम पहचान कर सकते हैं या उसको किस ढंग से हम पता लगा सकते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो क्या आर्सेनिक 74 के द्वारा हमारे शरीर में खून के थक्का का पता लगाया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है आर्सेनिक 74, बी में है फ्लोरीन 59, सी में है कोबाल्ट 60 और डी में है सोडियम 24। तो सबसे पहला बात कि आर्सेनिक 74 जो होता है ना, उसको ट्यूमर की जांच के लिए इसका निरीक्षण या परीक्षण किया जाता है। ये ट्यूमर की जांच हेतु ये ट्यूमर की जांच हेतु इसको प्रयोग में लाया जाता है आर्सेनिक 74 को। फ्लोरीन 59 जो है ना, फ्लोरीन 59 जो है कि टीबी का परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है, टीबी के परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 इसको कैंसर हेतु प्रयोग में लाया जाता है, कैंसर हेतु प्रयोग में, ठीक। और सोडियम 24 यही जो है ना कि खून के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक। तो इसका जो है कि आर्सेनिक 74 का काम है ट्यूमर का पता लगाना, फ्लोरीन 59 का काम है टीबी का पता लगाना, कोबाल्ट 60 क से कोबाल्ट क से कैंसर, ऐसे याद कर लीजिए, क से कोबाल्ट क से कैंसर जो है कि इसको पता हल लगाने हेतु कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। सोडियम 24 के द्वारा खून के थक्के का पता लगाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने ए है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए कि रडार का प्रयोग किया जाता है, एकदम ध्यान पूर्वक पढ़िए। सबसे पहले कह रहा है कि रडार का प्रयोग किया जाता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए या ध्वनि तरंगों के माध्यम से वस्तुओं को पता लगाने के लिए, रेडियो तरंगों के माध्यम से वस्तुओं की स्थिति और अवस्थिति को पता लगाने के लिए। चौथा नंबर ऑप्शन है कि वर्षा वाले बादलों का पीछा करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि रडार होता क्या चीज है। तो रडार इसको लिखा जाता है रडार, ठीक। इसका होता है फुल फॉर्म जो है कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक। रडार के खोजकर्ता जो है कि रॉबर्ट वाटसन, रडार के खोजकर्ता जो है कि रडार का खोजकर्ता यहां पर हम लिख देते हैं रॉबर्ट वाटसन है, ठीक। तो रडार को फुल फॉर्म से ही पता लगेगा कि आर फोर होता है रेडियो, डी फोर होता है डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रेडियो जो है कि ये कहाँ से आया है, रेडियो तरंगों के माध्यम से जब पता लगाया जाता है ना, तो उसी के नाम पर इसको रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग नाम दिया गया है रडार। तो रडार वाला में क्या आंसर हो जाएगा, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर नाम से ही इसका जो है कि फुल फॉर्म से ही हम आंसर को चूज कर सकते हैं। तो इसमें रेडियो से संबंधित, रेडियो तरंगों से संबंधित कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो आपको नजर आ रहा है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति तथा अवस्थिति का पता लगाने के लिए जो है कि रडार का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि रेडियो तरंगों के माध्यम से वस्तुओं की स्थिति तथा अवस्थिति की जांच करने के लिए हम रडार को प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, ठीक। क्वेश्चन को आप लोग देखिए कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रामक के विरुद्ध रक्षा करने में मदद करता है? हमारे शरीर में जब कोई रोग बीमारी या फिर इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है तो कैसे होता है, शरीर को जो है कि कोई बाहर से वैसे जीवाणु या विषाणु अटैक करता है, तो वही अटैक के माध्यम से जो है ना हमारे शरीर का जो अंदर में जो इम्यून सिस्टम है वो इंक्रीज करने लगता है, मतलब कि वो डाउन होने लगता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो संक्रामक मतलब कि बाहर से कोई संक्रमण हो गया, अर्थात बाहर से कोई अटैक किया, तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी तत्व मौजूद हैं जो कि उनसे लड़ते हैं और लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो वही चीज़ को यहाँ पर हमको बताना है कि अगर कोई बाहरी जीवाणु, विषाणु या कीटाणु जो है कि अटैक कर दिया, तो हमारे शरीर में जो है कि कौन ऐसी चीज़ है जो उसके विरुद्ध जो है कि लड़ाई करने के लिए खड़ा रहता है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन देखिए, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स, या फिर हाँ जानते हैं पर नहीं बताएंगे। चलिए जानते हैं नहीं बताइए तो फिर हम बताते हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी का मुख्य कार्य है। सबसे पहले देखिए ब्लड 3 प्रकार का होता है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स। तो आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका जो है उसको शरीर में मुख्य कार्य है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों होता है उसको परिवहन करना, अर्थात एनर्जी देना शरीर में कार्य है आरबीसी का, लाल रक्त कणिका का। तो ये जो है कि O2 और CO2 का परिवहन करता है
और एक होता है श्वेत रक्त कणिका, मैं बताया। तो श्वेत रक्त कणिका WBC इसको बोलता है, व्हाइट ब्लड सेल जो है वही जो है कि हमारे शरीर में जब कोई संक्रामक बीमारी होता है तो इसी में जो है कि इतनी शक्ति होती है कि यही जो है कि संक्रामक के विरुद्ध लड़ने में हमारे शरीर को मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिका। और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ प्लेटलेट्स, तो रक्त का तीसरा भाग जो प्लेटलेट्स होता है ना, प्लेटलेट्स का शरीर में मुख्य कार्य है कि अगर शरीर में कहीं रक्त बह रहा है, मतलब कि अगर शरीर को काट दीजिएगा ना तो खून निकलना शुरू होता है, तो खून जब निकलता है तो प्लेटलेट्स के द्वारा ही इसमें जो है कि इस एक प्रकार का प्रोटीन या फिर हार्मोन्स पाया जाता है और रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। उसको फाइब्रिनोजेन प्रोटीन बोला जाता है। तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के द्वारा प्लेटलेट्स जो है हमारे शरीर में रक्त बहाव को रोकता है, मतलब कटे छटे भाग पर जो है कि रक्त को थक्का बनाता है। तो शरीर में प्लेटलेट्स के कारण रक्त का थक्का बनता है, मतलब कि ये रक्त को थक्का जमाने में ये कार्य करता है, कौन, प्लेटलेट्स। और शरीर में जो है कि एक चीज अंदर में ऐसा भी होता है, आप लोग देखते होंगे कि जब हमारा हाथ कट गया, पैर कट गया या कहीं पर जो है कि कटाव होता है तो वहां से रक्त बहना शुरू हो जाता है। कुछ देर के बाद जब उसको हम ऐसे करके हाथ से रोक देते हैं तो कुछ देर के बाद जो है कि रक्त बहना बंद हो जाता है। लेकिन आप सुनते होंगे कि हमारे शरीर में जो है कि रक्त हमेशा चलते रहता है अंदर में 120/80 के रफ्तार में, 120 से आता है 80 से जाता है, ठीक वही ब्लड प्रेशर होता है। तो ऐसे शरीर के अंदर रक्त में कौन चीज मौजूद है जो कि रक्त का थक्का नहीं बनने देता है? तो रक्त को थक्का नहीं बनने में शरीर में हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है, उसके कारण जो है कि शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो प्लेटलेट्स में मौजूद होता है वो रक्त को थक्का बनाने में जो है कि सहायता करता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रामक के विरुद्ध रक्षा करने में मदद करता है? तो रक्षा करने वाला कार्य जो है कि व्हाइट ब्लड सेल WBC का एक मुख्य कार्य है। तो ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए ये। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए कि नवजात शिशु, नवजात शिशु कहने का मतलब हुआ वही शिशु जिसको कि गोद में खिलाते हैं आप लोग ऐसे ऐसे करके, तो वही वाला बच्चा के बारे में बोल रहा है कि जो गोद में आप खिलाते हैं छोटका बुतरुआ के। तो नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्न में से किन रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है? तो एक चीज ध्यान दीजिए कि बच्चा जब आप देखते होंगे कि पैदा होता है एकदम नवजात, जो छोटा वाला एकदम बुग्गू होता है, छोटा बच्चा जो होता है उसको जो है कि पोलियो को टीका दिया जाता है। पोलियो को टीका आप नाम सुने होंगे कि पोलियो को टीका पड़ता है, जो है कि रेबीज का टीका पड़ता है, और एक जो है कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन पड़ता है। तो ये वैक्सीन होता क्या चीज़ है? आप सुनते होंगे कि वैक्सीन पड़ा, टीका पड़ा, वैक्सीन को ही हिंदी में टीका बोला जाता है। एक होता है सुई। तो डिफरेंस दोनों में क्या है? सुई और वैक्सीन अर्थात टीका, दोनों में जो है कि अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। वैक्सीन जो है कि रोग होने से पहले लगाया जाता है, जबकि सुई का प्रयोग हम लोग जो है कि रोग होने के बाद लगाते हैं। बुखार लगता है तब जाकर के सुई लेते हैं, पेट में दर्द होता है तब जाकर के सुई लेते हैं, सर में दर्द होता है तब जाकर के सुई लेते हैं। लेकिन वैक्सीन जो है कि कभी देखे होंगे पोलियो होने से पहले ही पोलियो का वैक्सीन लगवा दिया जाता है, चेचक होने से पहले ही चेचक का वैक्सीन बच्चा का लगा दिया जाता है। इसी तरह से रेबीज होने से पहले जो है कि रेबीज का वैक्सीन लगा दिया जाता है। तो वैक्सीन एक शरीर में ऐसा कार्य करता है जो कि हमारे शरीर में जब जिस चीज़ का वैक्सीन लगाया जाता है, मान लीजिए कि अगर जो पोलियो का वैक्सीन लग रहा है ना, तो पोलियो एक वायरस है, मतलब कि एक रोग का जो है कि वो संक्रामक रोग फैलाने वाला एक वायरस है पोलियो। तो पोलियो का वैक्सीन लगाया जाता है तो वही पोलियो वाला जो वायरस होता है ना, उसको आधा मारकर या पूरा मारकर या फिर जो है कि उसको जो है कि एकदम जो है कि कोमा में पहुंचा करके उसी को शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाता है। और जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके शरीर में एंटीबॉडी बनता है बहुत जल्दी जल्दी, मतलब कि शरीर में लड़ने की क्षमता जो होता है ना रोगों के प्रति, उसके पास जो है कि एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल का होता है। तो पहले ही वैक्सीन लगा करके उस रोग से संबंधित जो है कि वैक्सीन लगा देता है, तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे जो है कि हार्मोन्स होते हैं वो अपने आप को WBC, जिसको हम पहला क्वेश्चन में, इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे, WBC जो है कि वो ऐसे हार्मोन्स की उत्पत्ति कर लेती है कि बाद में अगर जो उस प्रकार का जो है कि अगर जो वायरस अटैक करेगा तो उससे लड़ने की क्षमता पहले ही वो बना कर रखा है। अगर बाद में अटैक किया तो वो फिर जो है कि उससे लड़ करके उसको बाहर कर देगा। तो वैक्सीन रोग होने से पहले लगाया जाता है, जबकि सुई रोग होने के बाद लगाया जाता है। इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया?
ठीक, तो अब इसका आंसर भी दे दीजिए कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्न में से किन रोगों को बचाव के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कुकुर खांसी, टिटनेस और खसरा। ऑप्शन नंबर बी कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन मतलब कि 3 तरह के रोगों से लड़ने की क्षमता को पैदा करता है, इसीलिए इसका नाम है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। तो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है कि डीपीटी के लिए लगाया जाता है। डीपीटी कहने का मतलब हुआ डीपीटी यानी कि डिप्थेरिया, परट्यूसिस और उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, डिप्थेरिया, ट्यूबरकुलोसिस नहीं, टिटनेस, टिटनेस इसको बोल सकते हैं। डी फॉर हो गया आपका डिप्थीरिया, पी फॉर हो गया परट्यूसिस। परट्यूसिस को ही जो है कि कुकुर खांसी हिंदी में बोला जाता है। और टी फॉर हो गया आपका टिटनेस। तो इसमें देखिए कि डिप्थेरिया कहाँ है, डिप्थेरिया यहाँ है। पी फॉर परट्यूसिस, तो परट्यूसिस को कुकुर खांसी बोला जाता है, तो कुकुर खांसी यहाँ है। टी फॉर टिटनेस, टिटनेस, ये तीनों मिल रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनेस। ठीक, तो ये डीपीटी का टीका लगाया जाता है कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ये तीनों जो है कि रोग जो है ना वो जीवाणुओं के द्वारा होता है, ये याद रखिएगा। जीवाणु, जीवाणुओं के द्वारा होता है, और जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोला जाता है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बोला जाता है। बैक्टीरिया का खोज रॉबर्ट हुक किया था, ये आप लोग जानते होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया डीपीटी के लिए लगाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ए है आपके सामने। ठीक, क्वेश्चन को देखिए। कैप्सूल का आवरण बना होता है। हम लोग जो घर में कैप्सूल का दवाई खाते हैं, दवाई 2 तरह का होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है और एक जो है कि ठोस फॉर्म में होता है। आप लोग लाते होंगे तो कैप्सूल देखते होंगे, उस पर एक आवरण चढ़ा होता है कैप्सूल को, ध्यान दीजिएगा, रेड या ग्रीन किसी भी तरह का कैप्सूल हो सकता है। उसमें एक आवरण होता है, उसके अंदर जो है कि द्रव कुछ भरा हुआ रहता है, मतलब कि वही दवाई भरा हुआ रहता है। तो वो जो है कि दवाइया को भरा जाता है, तो उसके मतलब कि बलक वाला जो आवरण रहता है जिससे वो घिरा हुआ रहता है, वो क्या चीज का बना होता है वही पूछ रहा है। प्रोटीन का बना होता है, या फिर अंडे के छिलका का बना होता है, या फिर सेल्यूलोज का बना होता है, या फिर स्टार्च का बना होता है। देखिए, शरीर में प्रोटीन, प्रोटीन का क्या कार्य है। प्रोटीन हमारे शरीर में जो है हार्मोन्स का निर्माण करता है। ये हार्मोन्स का निर्माण करने वाला हार्मोन्स निर्माण में इसका योगदान है। हार्मोन्स निर्माण में प्रोटीन का कार्य है। अंडे का छिलका, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए इसको हटाइए, ये आंसर नहीं होगा। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एक ऐसा पदार्थ है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोई कार्बनिक पदार्थ सबसे भारी मात्रा में वो सेल्यूलोज है। कागज उद्योग या रुई उद्योग में जो है, या कपास उद्योग में सबसे बड़ा जो है कि सेल्यूलोज का योगदान होता है। वो सेल्यूलोज का सबसे शुद्धतम रूप है क्या, रुई या फिर कपास। ठीक, तो ये आंसर नहीं होगा। उसका आवरण बना होता है तो स्टार्च का बना होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, तो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का है। स्टार्च जो है, स्टार्च का ही कैप्सूल का आवरण बना हुआ रहता है। तो दवाई में जो कैप्सूल होता है उसके आवरण किस चीज का बना होता है, आप लोग जो है कि भूलिएगा नहीं, स्टार्च का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये है। चलिए इस क्वेश्चन को जरा देखिए कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध, इसको भी आप लोग लिखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। और केल्विन जो है वो तापमान का मात्रक है, ये तापमान का मात्रक है जो केल्विन है। वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है, शक्ति का। ठीक, शक्ति का मात्रक वाट, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, और ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ये चारों को आप लोग जो है कि याद कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है। देखिए इस कथन को जो है कि एकदम आप लोग ध्यान से पढ़िए, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट्स दिया गया है, 2 कथन दिया गया है, इससे आपको जो है कि सही उत्तर को चुनना है। पहला कथन है कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूसरा कथन है कि विस्थापन सदैव ऋणात्मक होती है, इसलिए इसका मान हमेशा जो है कि निगेटिव अर्थात ऋणात्मक होता है। तो एक चीज आप लोग जान लीजिए कि दूरी जो है ना, एक जगह से दूसरे जगह की चलने की दर को ही दूरी कहते हैं। और दूरी कभी निगेटिव नहीं होती, वो जब भी होगा वो हमेशा धनात्मक ही होगा। ठीक, दूरी कभी शून्य नहीं होती, जीरो नहीं होती, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट से कि विस्थापन सदैव ऋणात्मक होता है। तो देखिए दूरी और विस्थापन में ज्यादा अंतर नहीं है। वो अंतर इसलिए नहीं है
कि दूरी का ही एक शॉर्टतम रूप है जो है कि विस्थापन है। मान लीजिए आपको जो है कि यहाँ से लेकर के यहाँ जाना है, ए से लेकर के बी जाना है, तो ए से बी आप जो है कि ऐसे इधर आए इधर आए इधर आए, उसके बाद इधर जा सकते हैं। ये जो है कि दूरी है, ठीक। अब उसके बाद जो है कि पहले आप इधर घूम लिए, फिर इधर घूम लिए, फिर इधर घूम लिए, उसके बाद जो है कि यहाँ ये भी दूरी ही है। और उसके बाद ये जो एक जो है कि ऐसे करके आप यहाँ आ गए, ये भी दूरी है, एकदम ध्यान से देखिए। और ए से बी एकदम सीधा सीधी ऐसे चलेंगे, ये जो है विस्थापन है। तो विस्थापन क्या कहा जाता है कि दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन जो है कि धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, या शून्य भी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट्स जो है कि गलत है, ये सिर्फ दिया हुआ ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी जब भी होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। मान लिया जाए कि ए से चलना आप शुरू किए, अब बी तक पहुंच गए, अब फिर बी से जो है कि वापस चलाएं ए के पास, तो आपका दूरी काउंट नहीं होगा। मान लीजिए आपको जो है कि पटना से दिल्ली जाना है, तो पटना से दिल्ली आप जो है कि राजधानी पकड़ के एकदम चले गए हैं, फिर दिल्ली से पटना वापस आ गए हैं, तो पूछेगा कितना दूरी तय किए, तो दूरी आपका वो जुटेगा नहीं, बल्कि आप कुछ भी बोलने का बोल दीजिए, लेकिन दूरी आपका जीरो ही होगा। समझ गए ना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना और दूसरे स्थान से जो है कि पहले स्थान पर वापस आ जाना, दूरी जो है कि जीरो ही रहती है। और जो हम विस्थापन बताएं कि एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की सबसे शॉर्ट दूरी, ए से लेकर के बी तक तो दूरी आप टेढ़ा मेढ़ा भी एक किया ना, ये व्यक्ति कोई है, ये यहाँ तक आया, ऐसे ऐसे घूम करके भी आया, यहाँ से भी घूम के आया, तो ये क्या हुआ कि ये लॉन्ग हो गया। ऐसे आया तो मान लीजिए कि ये 20 किलोमीटर की दूरी तय किया, ऐसे आया तो ये 15 किया, ऐसे ऐसे घूम करके घूमते 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 आया तो ये जो 35 किलोमीटर की दूरी तय किया। लेकिन यहाँ के बीच की दूरी मान लीजिए कि 60 किलोमीटर है, तो सबसे शॉर्ट वाला दूरी कौन पड़ेगा, ए से लेकर बी के बीच में 60 किलोमीटर वाला, तो यही विस्थापन कहलाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। एक चीज आप ध्यान दीजिए कि दूरी जो है वो अदिश राशि होती है। दूरी में केवल और केवल परिमाण होता है, इसलिए जो है कि ये अदिश है। समझ गए ना। अब विस्थापन में जो है कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, इसलिए एक सदिश राशि है। विस्थापन जो है कि सदिश है, ध्यान दीजिएगा, और दूरी जो है कि अदिश है। दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और विस्थापन का भी एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड ही। लेकिन हम वेक्टर और स्केलर का परिभाषा जानते होंगे, तो मतलब कि वेक्टर मतलब सदिश राशि, सदिश राशि वैसे राशि को कहा जाता है जिसमें परिमाण मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन यानी कि दिशा भी हो। जो है कि परिमाण और दिशा के साथ जो कोई ऑब्जेक्ट रहता है उसको जो है कि वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है, मतलब कि सदिश राशि। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड परिमाण हो वो अदिश राशि कहलाएगा। तो दूरी में सिर्फ और सिर्फ परिमाण है, इसकी कोई दिशा नहीं है। लेकिन इसमें जो है कि निश्चित दिशा है कि एकदम शॉर्ट ही जाना है, तो इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, इसलिए ये जो है कि सदिश होगा और ये जो है कि अदिश होगा। लेकिन दोनों का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड ही होता है, मीटर पर सेकेंड ही होता है। तो आप लोग को ये चीज को आप समझ में बढ़िया से आपको आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ए है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए कि जब आंख में धूल चली जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है। आप लोगों के आंख में कभी जा रहे हैं खोलकर, हम तो चश्मा लगाए, हमको धूल पड़ने का बहुत कम चांस है। आप लोग जो है कि चश्मिश नहीं है, इसलिए आप जो है कि चश्मा खोलकर ऐसे जा रहे हैं, हवा चला, आपके आंख में धूल आ गया, ऐसे 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 करके जो है कि नोचना शुरू किया आंख को, और देखें कि आंख जो है कि फूल गया, सूज गया। तो कौन सा अंग आपके आंख वाला सूज जाता है, वही अंग को आपको नाम बताना है। तो आप बताइए कौन सा अंग है। कॉर्निया फूलता है, या फिर आइरिस फूलता है, या फिर नेत्र श्लेष्मा, या फिर रेटिना। तो देखिए शरीर हमारे आंख में जो कॉर्निया होता है ना, हम लोग जब नेत्र दान करते हैं, लोग सुनते होंगे ना कि ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन या फिर कोई और जो सेलिब्रिटी अपना नेत्रदान कर दिया है, तो नेत्रदान में जो है कि कॉर्निया का ही प्रयोग किया जाता है। ये नेत्रदान जो है कि कॉर्निया का ही किया जाता है। कॉर्निया के जो है कि पीछे वाला भाग, कॉर्निया दान कर दिए उसके पीछे एक भाग होता है, उसी पीछे वाला भाग को आइरिस कहा जाता है। तो कॉर्निया के पीछे का भाग, ये पीछे वाला भाग क्या कहलाएगा, आइरिस कहलाएगा। नेत्र श्लेष्मा इसी को कंजक्टिवा बोला जाता है इंग्लिश में,
कॉन्जेक्टाइवा। कॉन्जेक्टाइवा इसको इंग्लिश में बोला जाता है। और यही भाग सूझ जाता है जब आपके आंख में धूल चल जाएगा ना। अगर नहीं विश्वास है तो अपने आंख में धूल डालकर आप देखिए, धूल डालिएगा तो देखिएगा कि जो है कि नेत्र श्लेष्मा ही फूलेगा, जो चीज़ फूल जाएगा। अगर जो आंसर पर नहीं बिलीव है ना तो आंख में धूल डालकर आप देखिएगा तो देखिएगा कि कुछ भाग फूल गया है। तो ऐसे करके देखिएगा, पकड़िएगा, उसके बाद महसूस कीजिएगा कि जो भाग फूला हुआ वही नेत्र श्लेष्मा है। तो नेत्र श्लेष्मा ही फूल जाता है और फूल करके जो है कि इसका रंग जो है कि गुलाबी हो जाता है। इसका रंग जो है कि फूलने के बाद जो है कि गुलाबी रंग का हो जाता है। तो गुलाबी रंग के ये फूलने के बाद हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेत्र श्लेष्मा। एक है रेटिना। रेटिना जो इंग्लिश शब्द है इसको हिंदी में दृष्टि पटल बोला जाता है, दृष्टि पटल। तो हमारे आंख पर जो चित्र या फिर फिगर बनता है वो दृष्टि पटल पर ही बनता है। तो दृष्टि पटल पर जो है कि ये फिगर बनाने का काम करता है। फिगर ये कैमरे की तरह कार्य करता है, ठीक है। फिगर बनाने वाला काम कौन करेगा? रेटिना करेगा। अब आप लोग के सामने जो है कि अगला क्वेश्चन ए है। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि पृथ्वी से सूर्य के मध्य दूरी को क्या कहा जाता है। हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं और सूर्य को ऐसे करके देखते हैं कि वहाँ सूरज नजर आ रहा है, लेकिन आप तो देख लेते हैं क्योंकि आपके आंख में बहुत ज़्यादा पावर है। आप रेटिना या दृष्टि पटल पर जो फिगर बन रहा है इसके पहले ही बताए थे, उसके माध्यम से तो सूर्य को देख लेते हैं, लेकिन आपको अनुमान है कि वो कितना दूर पर है। अनुमान भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित है। तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को कोई नाम दिया गया कि किस नाम से जाना जाता है। आप लोग राहुल, मोहन, सोहन कोई भी वीडियो को देख रहे हैं तो आपके माता पिता आपको नाम दिए हैं ना। तो यही दोनों बीच की दूरी, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, यहाँ पर सूरज है, ये लाइट है। तो ये दोनों के बीच के जो है कि दूरी है, उस दूरी को क्या नाम से जाना जाता है वही पूछ रहा है। ये दोनों के मध्य जो दूरी है उसको क्या नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन नंबर ये प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है आपको एकदम समझ में आना चाहिए कि प्रकाश वर्ष का एक प्रकाश वर्ष वैल्यू होता है 9.46 × 10⁻⁻15 मीटर। इसको याद कर लीजिए कि 1.46 × 10⁻15 9.46 इसका एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻⁻15 मीटर। -15 मीटर, ठीक। 9.46 × 10⁻15 मीटर जो है कि एक प्रकाश वर्ष की जो है कि वैल्यू होता है। एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश, लाइट, दुनिया में अगर जो कोई सबसे ज्यादा रफ्तार से चल रहा है ना तो वो प्रकाश है। समझ गए ना? जैसे कि आप सुनते हो कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, तो उसी तरह से प्रकाश का चाल जो है कि हम आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं। तो वही वैल्यू है कि प्रकाश वर्ष को अगर जो पूछा जाए कि क्या होता है तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो एक वर्ष में जो है कि प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष वैल्यू होता है इसका 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक दिया हुआ है ऑप्शन खगोलीय इकाई। तो खगोलीय इकाई के माध्यम से ही जो है कि इसी को पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को ही खगोलीय इकाई कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय इकाई। लेकिन वैल्यू दीजिए, देखिए इसका कि क्या होता है। इसका वैल्यू होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। एक खगोलीय इकाई, एक AU, खगोलीय इकाई को शॉर्ट में AU बोलते हैं। 1.496 × 10⁻11 मीटर जो होता है इसका वैल्यू होता है एक खगोलीय इकाई का। प्रकाश वर्ष जो है कि एक चीज आप ध्यान दीजिए कि दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है, ठीक। खगोलीय इकाई का हम बता दिए कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी की दूरी को ही खगोलीय इकाई कहा जाता है। पारसेक, दूरी का सबसे बड़ा अगर जो कोई मात्रक होता है ना तो वो पारसेक होता है। याद रखिएगा, दूरी की सबसे बड़ी इकाई, दूरी की तो इकाई ये भी है प्रकाश वर्ष, लेकिन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसक। एक पारसक बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। ये वैल्यू सबसे बड़ा है,
3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर इसका वैल्यू होता है। और एक दिया हुआ है ऑप्शन आपका एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम जो होता है वेवलेंथ की यूनिट होती है, वेवलेंथ तरंग धैर्य का मात्रक होता है। ये है तरंग धैर्य का मात्रक, तरंग धैर्य का मात्रक जो है एंगस्ट्रम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी को कहा जाता है तो खगोलीय इकाई के नाम से हम जानते हैं। तो हम क्या बताएं इसका ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू होता है 9.4 मीटर। खगोलीय इकाई एक यूई बराबर होता है 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सक होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। तरंग धैर्य जो है एंगस्ट्रम की यूनिट होती है। ठीक, अब जो है कि दूरी की मात्रक हम बताएं कि सबसे बड़ा तो पार्सक होता है, पार्सक के बाद जो होता है वही प्रकाश वर्ष आता है ई वाला। ठीक है, तो दूरी का मात्रक का अगर जो बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको मिलाते हैं। अब देखिए दूरी का मात्रक जो होता है, दूरी का मात्रक, इसको छाटिए आप लोग। दूरी का मात्रक जो होता है वो सबसे बड़ा मात्रक हम क्या बताएं कि सबसे बड़ा मात्रक जो होता है पार्सेक होता है। पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। अब पार्सेक के बाद जो होता है जिसका वैल्यू होता है वो प्रकाश वर्ष का होता है, प्रकाश वर्ष का होता है। अब प्रकाश वर्ष के बाद जो होता है खगोलीय इकाई की वैल्यू होती है, खगोलीय इकाई, इसका मान जो है इसके ये दोनों के बाद इसका मान आता है। तो सबसे बड़ा मतलब कि पार्सेक हो गया। ठीक, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा। ये सेशन, इस सेशन में आप लोग बने रहिए और अपने दोस्तों को भी साझा कीजिए इसके बारे में, क्योंकि इस वीडियो में जो है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे टॉपिक से हम उठा करके लाते हैं और सारे क्वेश्चन जो पीछे होते हैं और उस पर काफ़ी रिसर्च कर करके आते हैं। ठीक है, तो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग लगातार वीडियो देखिए। अच्छा लगता हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।